साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने हेमाप्टिसिस क्या है और उसके तीनों टाइप्स ट्रू, स्पूरियस और स्यूडो हेमाप्टिसिस के बारे में चर्चा करी। आज हम चर्चा करेंगे ट्रू हेमाप्टिसिस के कारण क्या है और कैसे हम लोगों को आमतौर पर मैनेज करते हैं जब तक वो हमारे पास इस तकलीफ़ को लेकर आता, कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं, कैसे हम लोग करते हैं और क्या हमको एज ए नॉन मेडिको हमको जो बातें जानना चाहिए। ट्रू हेमाप्टिसिस के बहुत से कारण हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण जो हमारे भारत में है वो फेफड़े की टीबी हो सकती है। तो एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दें, फेफड़े की टीबी जब होती है तो उसके पहले का फेज़ होता है कि जब हमको पता नहीं होता है, खांसी में खून आ रहा है लेकिन टीबी की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, एक तो वो स्थिति होती है। दूसरी ये स्थिति होती है कि हमको टीबी पता लग गई, इलाज चल रहा है। अब तीसरी स्थिति होती है टीबी का इलाज पूरा हो गया। साथियों ये बात हमेशा याद रखें कि टीबी चाहे सक्रिय हो, मतलब जिसमें अभी इलाज चल रहा हो या इलाज अभी पूरा नहीं हुआ या डायग्नोसिस ही नहीं बनी, वो अलग चीज़ है, या इनएक्टिव अर्थात हील्ड पल्टब हो, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो, फेफड़े की टीबी हो, निष्क्रिय हो गई हो, इनएक्टिव हो गई हो, उसमें भी दोनों में खून आ सकता है। तो फेफड़े की टीबी से इलाज के पहले, इलाज के दौरान और इलाज के बाद भी खांसी में खून आ सकता है। होता ये है कि जब हम मरीज़ से बार बार कहते हैं, प्रचार करते हैं, सरकार के स्तर पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी को खांसी बलगम बुखार आ रहा हो तो वो जांच कराए कि कहीं टीबी तो नहीं। हम ये उसके साथ ये भी होता है, अगर टीबी नहीं है तो जिस कारण से भी इसको खांसी बलगम बुखार आ रहा है उसका इलाज हो जाएगा। अगर टीबी है तो उसका इलाज शुरू कर दें। हो सकता है उसके खांसी में खून आ रहा हो तो जल्दी भाग करके जाए इलाज कराने, जांच कराने और इलाज कराने। हो सकता है खांसी में खून ना आए तो वो टालता रहे। तो अगर वो जांच करा लेता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ही, जैसे उसको शक होता है कि भाई सामान्य इलाज या हमारी लापरवाही के बावजूद से जो है हम बीमारी बढ़ती नज़र आ रही है, वो जांच करा लेता है। अगर टीबी है तो टीबी का इलाज हो जाएगा, अगर टीबी नहीं है तो उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन मरीज को बीमारी पकड़ करके इलाज करना ज़रूरी है। हमको लक्षण का इलाज नहीं कर रहा, खांसी कम तो इलाज हो गया, बुखार कम दब गया तो कोई इलाज हो गया। हमको बुखार आया क्यों, खांसी आई क्यों, बीमारी को हमको नाम से जानना है, उसको ख़त्म करना है अगर ख़त्म हो सकती है तो जांच का कारण ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको खांसी बलगम बुखार या बलगम में खून क्यों आया। यदि टीबी है तो जल्दी पता लग जाने से, इलाज जल्दी शुरू हो जाने से फेफड़े में कोई खास क्षति नहीं होती और बहुतों की टीबी इतनी अच्छी ठीक हो जाती है कि पता नहीं लगता उनको कभी टीबी हुई थी। लेकिन वहीं पर जब कोई देर तक डायग्नोसिस नहीं बनती है, 4-4, 6-6 महीने हो जाते हैं तब जाकर के डायग्नोसिस बनती है, तो या मरीज को पता लग गया, 15 दिन खाया, 2 महीने छोड़ा, फिर खाया, फिर छोड़ा, ऐसे में जो है तो जो टीबी, एक तो ये होती है कि वो टीबी फैला रहा होता है समाज में, दूसरा खुद का फेफड़ा क्षतिग्रस्त होता जाता है और कभी किसी मोड़ पे आकर के उसने पूरा इलाज किया भी तो उसके अंदर फेफड़े में स्थायी क्षति हो जाती है जो उसमें गड्ढेदार परिवर्तन के रूप में दिखती है। और जब ये ऐसा उसके अंदर स्थायी क्षति बन जाती है, जैसे हमने बताया कि अगर टीबी लंबे समय तक अनट्रीटेड रहती है तो उसमें 6 रोग कहा जाता है टीबी को। तो उसके अंदर होता क्यों 6 रोग हो जाता है, 6 रोग में क्यों 6 नाम पड़ा, क्योंकि उसके अंदर जो बीमारी का प्रोसेस है जिसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं, उससे टिश्यू गल करके बलगम में बाहर निकल जाता है, वहाँ पे गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं। जब वहाँ कुछ नहीं रहेगा तो वो गड्ढे गड्ढे से दिखेगा, रह जाएगा। तो जब गड्ढे बन जाएंगे और जो कुछ भी भरेगा दवाओं के दौरान या खुद से, तो वो उसमें सिकुड़न आ जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो उसके चलते क्या होगा,
भले टीबी का इलाज पूरा करके आपने टीबी के बैक्टीरिया मार दिया, बचा हुआ फेफड़ा बचा लिया, लेकिन जो फेफड़ा बचा रह गया और डैमेज फेफड़े के साथ बचा हुआ है, कैविटीदार हो, जिसमें गड्ढेदार हो, या कहते हैं कि सिकुड़न से भरा पड़ा हुआ, आड़ा तिरछा हो गया हो फेफड़ा, तो क्या होगा कि आपको उसके साथ खांसी में खून आना, सांस फूलना, इस तरह के लक्षण आपके जब तक बने रहेंगे। तो आपने टीबी तो ठीक कर ली, लेकिन टीबी की वजह से जो आपके अंदर परमानेंट परिवर्तन हो गए, उसकी वजह से ज़िंदगी भर आप दवा करने के लिए मजबूर हो, सांस की दवा लेने के लिए मजबूर हो, बार बार खांसी, बलगम, बुखार आ रहा है, उसमें खून आ रहा है, उसकी चिंता के लिए हमेशा के लिए फंस गए। तो इस तरह से हमें ये बात समझ में आती है कि अगर हम टीबी की डायग्नोसिस जल्दी बनवा लें, अगर हमको शक है कि हमको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी बलगम बुखार हो रहा है और कहीं टीबी तो नहीं होगा, टीबी निकल आए, जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा, तो हमारे फेफड़े के जो इलाज में कोई इस तरह का परिवर्तन नहीं होगा जो हमको लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ परेशान करता रहे। और अगर कहते हैं कि अगर हमने इलाज पूरा कर लिया, तभी खांसी में खून आ जा रहा है, डॉक्टर कह रहा है नहीं टीबी तुम्हारी ठीक हो गई है, तो यहाँ पे यही बात समझ में आती है कि ये नहीं कि मुझको खांसी में खून आ रहा है तो हर खून का आना टीबी का पलट जाना है। तो यहाँ विश्वास करना होगा कि हमारा अगर एक्सरे जब हमने इलाज ख़त्म किया था, जिस स्थिति पे हमने छोड़ा था, मतलब जितना आड़ा तिरछा हो गया था, गड्ढेदार हो गया था, उससे वो बीमारी नहीं बढ़ रही है। एक्सरे जब भी हम कराते हैं खांसी में खून आने पे वैसा को वैसा दिख रहा है। नंबर 1, खांसी में खून आ रहा है, लेकिन खून बंद होने के बाद अगर बलगम आता है, बलगम की जांच में कभी भी कीड़े नहीं आते, और जो भी हम 10-15 दिन, 1 महीना 15 दिन इलाज करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है ठीक है। और अगर सांस फूल रही है तो सांस दवा लेते रहते हैं, तो हमको ज़्यादातर परेशानी भी नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि हर खांसी में खून आना टीबी का पलट जाना नहीं है। तो अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें। टीबी पलटेगी तो 3 चीज़ों में 2 चीज़ें या तीनों चीज़ें दिखेंगी। एक, आपको लक्षण आएंगे खांसी बलगम बुखार के। खांसी बलगम बुखार तो आपको पुराने दाग धब्बे की वजह से आ सकते हैं। तो आपके बड़ी चीज़ क्या बचती है कि एक्सरे में गिरावट, मतलब कोई नया घाव नया निमोनिया, नया कोई लीजन बढ़ना, या पुराना घाव एक्टिव हो जाना, जिंदा हो जाना, उसको फैलना, बढ़ना। इसीलिए पुराने रिकॉर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे मिलाया जा सके कि पहले क्या था जब टीबी का इलाज ख़त्म हुआ था और आज का एक्सरे क्या कहता है। नंबर 1। नंबर 2, आपको बलगम में कीड़े आना। तो इसमें जब ऐसी कोई कॉम्बिनेशन मिलता है तभी हम कहते हैं टीबी जिंदा है, नहीं तो हम लोग केवल उनका रोकने का इलाज और कहते हैं कि उसको सांस का इलाज इसे करते रहते हैं। दूसरा क्या है बड़ा कारण, ब्रांकिएक्टेसिस। ब्रांकिएक्टेसिस में क्या होता है, सांस की नलियाँ जो है बार बार संक्रमण के चलते परमानेंट, मतलब कि स्थायी रूप में फैल जाती हैं, और वहाँ पर जो सेक्रेशंस ट्रैप होते हैं तो वो उनके जो असामान्य रूप से फैली हुई परमानेंट फैली हुई सांस की नलियाँ हो गई हैं, संक्रमण के चलते उनके अंदर ऐसे परिवर्तन डैमेज के हो जाते हैं, तो वहाँ पे सेक्रेशंस ट्रैप होते हैं, वो संक्रमित होते हैं और बार बार आपको खांसी बलगम की शिकायत करते हैं, खांसते खांसते उसमें खून भी आ जाता है। तीसरा बड़ा कारण है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का। बहुत नाम सुना होगा आपने, ब्रोंकाइटिस हो गई या एक्यूट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गई। तो लंबे समय से जब सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और उससे जो है खांसी आती रहती है, तो हम कहते हैं कि इसको कहीं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तो नहीं हो गई है, उसमें सांस की नलियों में सूजन की वजह से ये समस्या आती है, और जो खांसते खांसते उसमें भी खांसी में खून आ सकता है। ये जनरली जो है स्मोकर्स में देखा जाता है। चौथा बड़ा कारण है फेफड़े का कैंसर। तो जो लंग कैंसर है, जिसको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी बोलते हैं, तो उसमें जो कैंसर है, चाहे फेफड़े में शुरुआत से कैंसर हो, जिसको हम लोग प्राइमरी कैंसर कह सकते हैं लंग का, या फेफड़े में कैंसर फैल के आया हो किसी दूसरे अंग के, उससे सेकेंडरी कैंसर जिसको कह सकते हैं, तो उससे जो है फेफड़े में जो परिवर्तन आते हैं उससे जो है खांसी में खून आ सकता है। ऐसे ही दिल की भी कुछ बीमारी होती है, उसमें एक मैट्रल वाल्व होता है और 4 वाल्व होते हैं। हम लोगों ने चेस्ट वाले केसेस में पढ़े थे, पेन वाले, इसमें कि उसमें जो मैट्रल वाल्व होता है उसमें से जो उसमें सिकुड़न आ जाती है, उससे जो दबाव पड़ता है खांसी में खून उसमें आ जाता है। उसमें कई लक्षण पैदा होते हैं, उसमें खांसी में खून आना भी होता है। तो दिल की एक खास बीमारी है
उस माइट्रल स्टेनोसिस, उसमें जो है खांसी में खून पाया जाता है। हमको ये जानना चाहिए केवल फेफड़े से ही नहीं आता है खून। ऐसे ही कई चीज़ें हैं, फेफड़े के फोड़े हैं जिसको लंग एब्सेस कहते हैं, निमोनिया है, चाहे वायरस से हो चाहे बैक्टीरिया से हो, खांसते खांसते आ सकता है खून। पल्मोनरी इन्फेक्शन नाम की बीमारी होती है, इसमें खून गड्डियों में थक्के जम जाते हैं, उसकी वजह से परिवर्तन हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा होता है, रासमुसेंस एनोरिज्म होता है, उसके फट जाने से होता है। एस्परजिलस नाम का एक फंगस होता है जो ज़्यादातर गड्ढे में, जो कैविटी की बात की हमने फेफड़े की, उसमें ग्रोथ बना लेता है, अपनी कॉलोनी बना लेता है। उसमें जब फंगस आ जाता है एस्परजिलोमा नाम से, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, गोल गोल बाल, फंगल बाल कह सकते हैं उसको, उसकी वजह से खांसी में खून आता है। और कहते हैं कि ब्रांकोजेनिक एडेनोमा है, ब्रांकोलिथ है, मतलब कि सांस नलियों में पथरी जैसा स्ट्रक्चर का बन जाना, इत्यादि इत्यादि कारणों से खांसी में खून आने की कारण हो सकते हैं। तो ढूंढे जाते हैं कि किस वजह से खांसी में खून आया इस बार, और क्या हम लोग उसकी मदद कर सकते हैं। अन्य कारण भी हेमाटाइटिस के हो सकते हैं, जैसे कंजेनाइटल या हार्ट डिजीज़, मतलब कि पैदाइशी दिल की कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से खांसी में खून आ सकता है। कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं, एक तो हाइड्रेटिस होती है जो एकाइनोकाकस ग्रैनुलोसिस से होती है, दूसरा एक पैरागोनियोसिस नाम की बीमारी होती है, उसमें भी खांसी में खून होता है, जो लंग फ्लूट लाइक जो दूसरे होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, उनसे जो है कहते हैं एंडेमिक हेमाटाइटिस के केसेस देखे जाते हैं। मतलब कुछ इलाकों में लंग फ्लूस ज़्यादा पाए जाते हैं और पॉपुलेशन में है उनको अक्सर ही खून आता रहता है, एंडेमिक है हेमाटाइटिस वहाँ पे। ऐसे ही सांस नलियों में कोई फॉरेन बॉडी भारी वस्तु अटक जाए, जैसे कि कोई सिक्का का बच्चा निकल जाए, उसमें खांसी में खून आ सकता है। या कुछ हम लोग जब जांचें करते हैं सांस नलियों में ट्यूब डाल करके, एंडोस्कोपी आमतौर पर लोग कह देते हैं, लेकिन हम लोग उसको ब्रांकोस्कोपी कहते हैं कि ब्रांकस माने सांस नलियाँ, उसमें जब हम एंडोस्कोप डालते हैं तो वो ब्रांकोस्कोप कहलाती है, ब्रांकोस्कोपी कहलाती है जांच की प्रक्रिया। प्रोसीजर के दौरान हल्का सा ट्रामा हो सकता है, खून आ सकता है खांसी में पोस्ट प्रोसीजर। ऐसे ही एक रेयर टाइप का होता है कैटामिनियल हेमाटाइटिस। कैटामिनियल माने होता है मेंस्ट्रुएशन से संबंधित, माहवारी संबंधित। तो होता ये है कि कुछ महिलाओं में जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसकी जो अंदरूनी झिल्ली होती है, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उस तरह का टिश्यू लंग में भी, सांस की नलियों में या एल्वेलाई के पास ये किसी न किसी तरह से पहुंच जाता है, मतलब बनावट का हिस्सा हो जाता है, कंजेनाइटल कुछ एनामली हो जाती है जिसके चलते ये टिश्यू वहाँ अपीयर कर जाता है। तो जब माहवारी आती है लड़की को, उसी समय खांसी में खून भी आ जाता है, ब्लड वहाँ पे भी निकल रहा है, क्योंकि हार्मोन चेंजेस से एंडोमेट्रियम से खून निकल रहा था, बच्चेदानी से वहीं से उसको भी निकल रहा होता है। तो ये कैटामिनियल है। मतलब आपको हिस्ट्री में मिलेगा साहब, ये चीज़ हमको तभी होती है जब हमारे मासिक आ रहा होता, बाकी नहीं होती। तो इस तरह की भी सिचुएशन देखी जाती है। किसी को छाती में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से खून आ जाएगा। अंदर टूटने से भी आ सकता है, मतलब ट्रामा से, अब चाहे वो किसी लेवल की चोट हो उससे हो सकता है। या किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आपने पढ़ा होगा कि ऐसे खून के दोष होते हैं जिसमें कहते हैं कि रक्त बहता है, ब्लीडिंग होने लगती है। और किसी को जो है इलाज के लिए एंटीकोगुलेंट्स चलते हैं कि थक्का न बनने पाए, उसकी एक्सेस होने से या मिसमैच होने से उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस तरह से कई कारण हैं जो हम लोग को ट्रेस करने पड़ते हैं कि कोई दवा तो ऐसी नहीं ले रहा जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, जिसका तो ये सब हम लोग जब इवेल्युएट कर लेते हैं कि क्या कारण है, तब हम लोग जो है उसके रिमूवल ऑफ काज करते हैं, मतलब उस काज को दूर करने की कोशिश करते हैं, ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो वो मरीज ठीक होने की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पर आपसे चर्चा कर सकते हैं जो प्राथमिक इलाज हम लोग को करना होता है, फर्स्ट एड करना होता है। तो फर्स्ट एड तो आपको भी जाना चाहिए, हम सबको भी मतलब हम लोग तो प्रयोग ही करते हैं। तो फर्स्ट एड में हम लोग 5 तरह के रेस्ट देते हैं, क्योंकि जो 5 तरह के रेस्ट हैं ये आप याद रख सकते हैं। एक तो होता है फिजिकल रेस्ट, मरीज ये समझ में आने वाली बात है कि फेफड़े के मूवमेंट अगर तेज करता रहेगा,
तेज़ी से चलेगा, दौड़ेगा तो फेफड़ा ज़्यादा हिलेगा, तो हीलिंग पॉइंट्स जो जैसे ब्लीडिंग पॉइंट है वहाँ से खून ज़्यादा निकल सकता है। तो पहला काम तो हम लोग रेस्ट कराते हैं, फिजिकल रेस्ट की ज़्यादातर समय वो बिस्तर पर लेटा रहे। अगर संभावित साइड है कि बाएं फेफड़े की तरफ से खून आ रहा है, दाएं फेफड़े से पहले से किसी को एक्सरे से कोई गाइडेंस मिल रही है तो, और या मरीज को ससराहट महसूस हो रही है कि साहब लगता है इसे बाएं तरफ से खून आ रहा है, तो उस साइड से जहाँ से ब्लीडिंग होने की संभावना है उस साइड को नीचे रखते हैं ताकि वो और कम मूव करे और जो कंपैरेटिवली बेहतर साइड है वो ऊपर रहे, वो मूव करे, उसको सांस ना फूलने पाए, वो काम करता रहे। दूसरा होता है मेंटल रेस्ट। एंग्जाइटी बहुत होती है, अरे मेरे तो खून आ गया, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, तो उसको जो है मन को शांत रखने के लिए, क्योंकि जब वो करेगा, उछलेगा, कूदेगा, मरीज एंग्जाइटी में जाएगा तो ज़्यादा खून आ सकता है। तीसरा होता है कि खांसी अगर उसको अनावश्यक रूप से ज़्यादा आ रही है तो हम उसको कफ रेस्ट कराएं। खांसी आएगी तो भी फेफड़ा ज़्यादा हिलेगा तो ब्लीडिंग पॉइंट से ज़्यादा खून आएगा। चौथा पॉइंट होता है बैक्टीरियल रेस्ट। जैसे हम जानते हैं कि खून की नलियों के बाहर जब भी ब्लड निकलता है शरीर के किसी हिस्से में, वो ब्लड एक बैक्टीरिया का अच्छा कल्चर है। मतलब बैक्टीरिया अगर उस के लिए भोजन का काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, तो जैसे ही वो रक्त इसमें हम फेफड़े की दृष्टि से देखें तो बाहर आता है, तो वो बैक्टीरिया के कल्चर, और फेफड़े में बाहर से हवा बार बार जाती रहती है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया, वायरस हमेशा ही रहते हैं। तो हमारी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है भगवान की दी हुई हमारे शरीर की बनावट के रूप में कि हम रोज़ पता नहीं कितने मिलियन बिलियन वायरसेस और बैक्टीरिया अपने अंदर बाहर कर रहे होते हैं दवा हवा के रूप में, और हम उससे तभी सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब कल्चर मीडिया के रूप में ब्लड बाहर है तो आपको संक्रमण हो सकता है, इसलिए एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। और आखिरी और लास्ट है कि आपको ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं जो आपको डॉक्टर दे देते हैं, जिससे खून अंदर घाव पर जमने में मदद करती है, खून रुक जाता है। तो उनका उपयोग होता है, जैसे एथमसेलेट है, ट्राइनेक्सामिक एसिड है, इत्यादि इत्यादि। अगर लगता है कहते हैं कि इसके अंदर विटामिन के कमी होगी तो वो भी दे देते हैं। इस तरह कई चीज़ें हम लोग करते हैं। अब मरीज के स्तर पर और मरीज के अटेंडेंट के स्तर पर कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। अगर हेमोप्टाइसिस को रोकना है तो क्या ना करें। एक कहते हैं कि मरीज को जब तक ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो जांच के लिए इधर उधर बार बार ना ले जाएं। दूसरा, बहुत गर्म, बहुत ठंडा, बहुत खट्टा या ऐसा कोई भोजन जो खांसी बढ़ा सकता है, जैसे किसी को मूंगफली दे दिया आपने, मूंगफली के छिलके उसके अंदर फंस गए और खांसी आ गई, तो जिसको जैसे लगता है कि अगर ये करने से हमारी खांसी बढ़ सकती है तो वो काम नहीं करेगा। और कहते हैं कि बहुत गर्म खाने से क्या होता है, खून की दौड़ान बढ़ती है तो उससे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो मरीज के रिश्तेदार हैं वो कृपया उस मरीज से ज़्यादा बातचीत ना करें, उसको आराम करने दें। ज़्यादा बातचीत करेगा, बार बार बातचीत करेगा, हर अटेंडेंट मरीज को जो आएंगे रिश्तेदार नातेदार मिलने, सोशल विजिट करने, मदद तो कोई करते नहीं आज रिश्तेदार कि आए तो कुछ पैसे दे दें परिवार वालों को कि भाई दवा पानी का खर्चा निकल जाए, या फल सब्जी के रूप में मदद कर रहे हैं, केवल आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं और बातें करते हैं। तो ऐसे मरीजों में बार बार वही स्टोरी सुनाते सुनाते मरीज में एंग्जाइटी आती है और बार बार वो उसको शरीर में दबाव पड़ता है, खांसी में खून आना बढ़ सकता है। साथियों, जो मैंने बात करी आपको समझ में आया होगा कि हमको क्यों टीबी के डायग्नोसिस पहले सस्पेक्ट करके इलाज पूरा कर लेना चाहिए, और बहुत आसान नहीं होता है डायग्नोसिस बनाना। कितनी बीमारियां हो सकती हैं जो कहते हैं कि इसका कारण बन सकती हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करके अलग करना कि कौन सी बीमारी की वजह से इसमें आ रहा है और उसका खास इलाज करना, और साथ में ये प्राइमरी ट्रीटमेंट करना तो फर्स्ट एड है। तो इस दृष्टि से मैंने आपको जागरूक किया और साथ में वो बताया कि क्या ना करने पर आपका मरीज़ जल्दी अच्छा हो सकता है। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो से विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।